देखिए भैया, मैंने क्या बताया था भैया, मैं दोबारा से लिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशन लिखा हुआ, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स, ठीक है भैया। किसकी वजह से आता है? बाय मास की वजह से। ऐसी बॉडी जिनके पास मास है, यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, स्पेस में, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी क्या होता है? तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशन का स्पेशल केस है, जिसमें एक बॉडी क्या होती है? प्लैनेट होती है, और दूसरी बॉडी क्या होती है? आपकी ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है भैया। तो एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने बताया था कि भैया इस पूरे यूनिवर्स को ऐसा बनाने में, असेंबल करने में सबसे मेन रोल किसका भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में, जितने ही फोर्स है। चार फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है आपका। एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और चौथा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, एक बॉडी, क्या लिखा है? अ बॉडी थ्रोन अप फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। एक बॉडी को यदि आप ऊपर की तरफ फेंकते हो और वो दोबारा से जमीन की तरफ आती है, तो वो किस वजह से आती है भैया? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी नहीं होती तो बॉडी कभी भी अपने आप धरती पे नहीं आती, ठीक है भैया। बात करते हैं आगे, ठीक है। ग्रेविटी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका जितना वेट है वही वो क्या है? धरती की ग्रेविटी। वैसे समझ गए, ग्रेविटी एक्चुअल में फोर्स है जो आपके ऊपर अर्थ लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अर्थ लगा रही है फोर्स, किसी बॉडी के ऊपर भी अर्थ फोर्स लगाती है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं, अर्थ की ग्रेविटी कहते हैं, खिंचाव कहते हैं उसको, ठीक है। और वो हमेशा क्या होता है? वेट के बराबर होता है, ठीक है। अब ग्रेविटी क्या एक फोर्स है, ये बॉडी है, इसकी तरफ अर्थ किसको खींच रही है, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। और यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, किसी बॉडी के जिसका मास m है, और इसके ऊपर यदि आप फोर्स लगा दोगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। वो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन में, फोर्स अपॉन में क्या होगा? मास, फोर्स अपॉन में मास। इन दोनों बॉडी के सेंटर के बीच की दूरी क्या है? कैपिटल आर है। क्या है? इन दोनों बॉडी के सेंटर के बीच की दूरी क्या है? कैपिटल आर। तो इन दोनों बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, और इसका मास कितना है? एम। एम से एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या गया? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो ग्रेविटी क्या है? फोर्स है। फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, किस बॉडी के ऊपर? जो अर्थ की साइड में आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन का होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स है। क्या है? तो जो एक्सेलरेशन है उसी को हमने क्या बोला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। और ये जो ग्रेविटी होती है कई सारे फैक्टर पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे आपका रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है। डेप्थ पे जाने पर ग्रेविटी क्या होती है? अर्थ की चेंज हो जाती है। और अर्थ की शेप की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। अच्छा, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटी, तो आपको बता दूं ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी क्या है? फोर्स है, इसलिए उसकी एसआई यूनिट क्या होगी भैया? किलोग्राम वेट, या फिर नॉर्मली आप न्यूटन यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, काफी बेसिक लॉ है, ठीक है। कहता है भैया दो मास है, ये आपका मास m1 है और दूसरा मास क्या है? m2 है। इनके सेंटर के बीच की दूरी r है। तो कह रहा है इनके बीच में जो भी एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एट्रैक्टिव फोर्स है, जो भी फोर्स लग रहा होगा वो इस बात का डायरेक्टली होगा कि इन दोनों का मास का प्रोडक्ट क्या है, कितना है, और इन दोनों के सेंटर के बीच की जो भी दूरी होगी उसके स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली होगा। इसके प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जी लिखते हैं। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, कभी बदलती नहीं है। आगे बढ़े, चलो, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे भैया ध्यान रखना, ये हमेशा किस नेचर का? एट्रैक्टिव फोर्स है। हमेशा दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन ही होगा, ठीक है। सेंट्रल फोर्स है, मतलब एक मास के सेंटर से दूसरे मास के सेंटर के बीच की दूरी ली जाती है इसमें, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द फोर्स डिपेंड्स अपॉन दिस सेपरेशन इन बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है भैया, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सरफेस सेपरेशन। मतलब कि सरफेस के बीच की दूरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर के बीच की दूरी क्या है, इससे फर्क पड़ता है। किस नेचर का होता है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी कराई थी कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा क्लोज पाथ में मोमेंटम क्या होता है? जीरो होता है। वर्क किस पे डिपेंड करता है? फाइनली और इनिशियल स्टेट पर। किस पे डिपेंड नहीं करता? पाथ पर।
लंबा पाथ लिया छोटा पाथ लिया इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? एमकेएस होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट है 6.67 इंटू 10⁻11 -11, ठीक है, -12 होती है। हाँ भाई ये सीजीएस है, -11 होती है, ठीक है। और एमकेएस में क्या होगा भैया? कन्वर्ट कर लेना, सीजीएस में कन्वर्ट कर लेना उसको, ठीक है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है भैया। वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या देख लीजिए, एक मास ये है m1 मास, और ये दूसरा मास क्या है? m2 मास। इसकी पोजीशन क्या है? r1 है, और ये कहाँ रखा हुआ? r2 वेक्टर पे रखा हुआ। इस मास को ये वाला मास अपनी तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स से? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। अच्छा, इस मास को ये वाला मास अपनी तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स से? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है? दो चीज होती है। जैसे मैं बात करूं, ये किस पे फोर्स लग रहा है? एक पे। कौन लगा रहा है? दो। तो इसको लिखूंगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा? F12। और डायरेक्शन कहाँ लग रही है? एक से लेके दो की तरफ। एक से लेके दो की तरफ R12 कैप लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? मतलब इस वाले पोजीशन से लेके इस वाली पोजीशन की तरफ लग रहा है, तो हमें केवल डायरेक्शन लेनी है। तो डायरेक्शन के लिए हम केवल क्या, किसका इस्तेमाल करते हैं? कैप का। ये देखिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? GM1 M2 अपॉन में क्या होगा? दूरी कितनी है? एक से लेके दो के बीच में। तो आप जैसे एक से लेके दो के बीच की दूरी की बात कर रहे हो, दूरी स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसलिए हम वेक्टर नहीं लगा रहे, हमने क्या किया? केवल स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, ये डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो आपको याद होगा, एक वेक्टर होता है जो दो चीज से मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड अपॉन में, सॉरी, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो ऐसे ही क्या होगा? इसकी वैल्यू भी होगी तो R12 वेक्टर अपॉन में R12 मैग्नीट्यूड। तो सॉल्व कर लीजिए, GM1 M2 अपॉन में क्या होगा? नीचे क्या होगा? R क्यू हो जाएगा, R12 क्यू, और ये क्या होगा? R12 डायरेक्शन। ठीक है भैया, ये हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, F21 वेक्टर की वैल्यू क्या है? F21 क्या है? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। किस पे लग रहा है फोर्स? दो पे। कौन लगा रहा है? एक। तो फोर्स लग रहा है किस पे? दो पर। ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या होगी? दो से लेके, देखिए फोर्स लग रहा है दो पर, कौन लगा रहा है? एक। फोर्स लग रहा है दो पर, कौन लगा रहा है? तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? दो से लेके एक की तरफ है, दो से लेके। तो R21 क्या? तो भैया यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? GM1 M2 अपॉन में दूरी, दूरी क्या होगी? दो से लेके एक से, दो से लेके एक के बीच की दूरी, दूरी है तो इसलिए वेक्टर नहीं लगाओगे। इसकी वैल्यू क्या होगी? R21 वेक्टर अपॉन में R21 मैग्नीट्यूड। सॉल्व कर लीजिए, GM1 M2 अपॉन में R21 क्यूब और R21 वेक्टर। ठीक है भैया, ये हो गया। ठीक है भैया, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। खैर वेक्टर फॉर्म वगैरह ड्राइव करने के लिए आता नहीं है। इसका क्वेश्चन तो ध्यान रखना कि मान लीजिए एक मास है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, ये मास है 4 किलो का, ये मास है 6 किलो का, ठीक है, ये मास है 8 किलो का, 8 किलो का, ठीक है, 8 kg का, ये 4 kg का। तो ये कह रहा है इसके ऊपर इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री का। ये और ये मिलकर के इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं? तो भैया इनके बीच का फोर्स कैसे निकलेगा? GM1 M2 अपॉन में R²। तो G तो आपको पता ही है, M1 क्या है? 4, M2 क्या है? 6, और दूरी कितनी है भैया? मान लीजिए दूरी 4 मीटर है, क्या है? तो 4 का स्क्वायर कर दोगे, और फिर क्या होगा? यहाँ इनके बीच का फोर्स निकालोगे तो F2 की वैल्यू क्या होगी? GM1 क्या होगा? 4, M2 क्या होगा? 8, और दूरी कितनी है? मान लीजिए यहाँ पर भी 4 मीटर है, तो क्या है? 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे, ये फोर्स आ गया मान लीजिए 6 न्यूटन, और ये फोर्स आ गया मान लीजिए 8 न्यूटन। क्या आ गया? अब इसके ऊपर कुल फोर्स निकालना, तो भैया इनके बीच में फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, और दो वेक्टर क्वांटिटी अगर अलग अलग डायरेक्शन में होती है तो उनको जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वेक्टर एडिशन लॉ का। वेक्टर एडिशन लॉ क्या कहता है? टोटल फोर्स इक्वल्स में क्या होगा? √F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। थीटा कितना है? क्या है? 60 डिग्री। F1 की वैल्यू अपने को पता है, F2 सॉल्व कर लीजिए इस तरीके से, यही वेक्टर यहीं पे आता है, ठीक है, और तो कहीं यहीं नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या? हाँ, ये जो वेक्टर फॉर्म, ये ध्यान रखना, अगर एक मास दूसरे मास के ऊपर 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो दूसरा कितना लगाएगा? -6 न्यूटन का। मतलब न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही लिखवा रखा है। यदि यहाँ पे लिखा रखा है, यदि सेब को, धरती सेब को 10 न्यूटन फोर्स से खींच दी तो सेब भी क्या करेगा? 10 -10 न्यूटन से फोर्स खींचेगा। ठीक है, याद है?
बताया था मैंने आपको। फिर लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, मान लीजिए आपके पास ये वाला मास है एम नॉट, इसके पास M1 मास रखा हुआ है, M2 मास रखा हुआ है, और ऐसी बहुत सारे मास रखे हुए हैं। तो ये मास भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये मास भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये मास भी अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो खींचेगा ये क्या लगाएगा? फोर्स। फोर्स ऑन M0 ड्यू टू M1। ये फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन M0 ड्यू टू सेकंड, ये M0 ड्यू टू थर्ड। तो भैया अगर इसके ऊपर कुल फोर्स देखा जाए तो वो फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स कितना होगा? पहला फोर्स का वेक्टर, दूसरे फोर्स का वेक्टर, और जितने फोर्सेस है सबके वेक्टर सम के बराबर है। वेक्टर सम जानते हो ना भैया? नॉर्मली सम नहीं करना, आपको रिजल्ट निकालना है। क्या निकालना है? कैसे निकाला जाएगा तो आपको बता देता हूँ भैया। इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? ये फोर्स क्या होगा? इसके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 1। डायरेक्शन क्या होगी? 0 से लेके 1 कैप। इस फोर्स के पास मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 2। डायरेक्शन क्या होगी? 0 से लेके 2 कैप। ऐसी क्या होगा? इस फोर्स के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? F0 N। डायरेक्शन क्या होगी? 0 से लेके N कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सॉल्व कर लीजिए, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। ये हो गया आपका। शेल थ्योरम आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, पूरा आउट ऑफ सिलेबस है, करा रखा था मैंने पहले। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है कि ऐसा कुछ ऐसा क्रिएट कर दो कि वहां पर ये ग्रेविटी काम ही नहीं कर पाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप किसी भी रीजन को ग्रेविटेशन फील्ड से कभी शील्ड नहीं कर सकते। समझ गया? ऐसा कोई तरीका ही नहीं है। अब आ रहा है भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आ रहा है? तो मैंने कहा भैया ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, क्या आता है? ग्रेविटी क्या फोर्स है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन क्या हो? ग्रेविटी क्या फोर्स है, तो हम लिखेंगे ग्रेविटी और अपॉन में जिस बॉडी के ऊपर लग रही ग्रेविटी उसका मास। ठीक है, ग्रेविटी अपॉन में मास क्या होता है? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। एक बॉडी है जो अभी मैंने थोड़ी पहले ड्राइव कराया, ये अर्थ है, इसका मास m है, इसका ये है। और ये ध्यान रखना, ऐसे पीडीएफ मत बनाना, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ ज्यादा ठीक रहती है, और इसमें जो ब्लर आ गया ना, ब्लर अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लर नहीं होता। ठीक है, नहीं कलर इसमें नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना फालतू का दिमाग लगा रहा है सुअर कहीं का। ठीक है, इस मास को, ये मास कितने फोर्स से खींच रहा है? इतने से। यही क्या है? ग्रेविटी है। क्या है? तो इस ग्रेविटी की यहाँ पर क्या आएगा? ये वाला आएगा, और मास की यहाँ पर क्या आएगा? इसका मास आएगा जो खींच के आ रहा। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा जी। अगर ये अर्थ के लिए बात करूं तो अर्थ की है, इसकी वैल्यू रखोगे, अर्थ का मास रखोगे, रेडियस रखोगे, तो 9.8 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लो। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। ऐसा यूनिट याद के लिए वेरिएशन इन जी। जी के अंदर वेरिएशन किस किस तरीके से आती है? तो भैया पहला है भैया ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप की वजह से। अगर मैं देखूं तो अर्थ थोड़ी क्या सी है? ओवल है। क्या है? मतलब पोल की रेडियस थोड़ी कम होती है, इक्वेटर की रेडियस क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो अपने को पता है भैया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली होती है। क्या होती है? अपने को पता है इक्वेटर की रेडियस ज्यादा बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा। पोल की रेडियस कम है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? कम होगा। जिसका रेडियस कम होगी वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। पोल पर आपका रेडियस का स्क्वायर कम है तो इसलिए वहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना, ये तो आसान है, ये ऐसे हो जाएगा। अब जो आ रहा है वो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। अब इसकी डेरिवेशन देखिए कैसे होगा। डेप्थ की वजह से वेरिएशन निकालनी है अपने को। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर डेप्थ की वजह से वेरिएशन। आप जैसे जैसे अंदर जाओगे, धरती के अंदर गड्ढा खोद के जाओगे, वैसे वैसे आपको दिखेगा कि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो अब देखिए भैया कैसे निकाला जाएगा। पहले आप कहाँ पे थे? सरफेस पे थे। कहाँ पे थे? अर्थ का मास का देखिए, आप डेप्थ में जा रहे हो तो डेप्थ में जाने पर क्या होता है? मास भी कम होता है। क्या होता है? अच्छा, वही आप मास आपको खींचता है जो आपके पैर के नीचे होता है। जैसे मान लीजिए आप, एक एग्जाम, ये ध्यान रखना ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना रहे। ये आपकी अर्थ है, आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपको ये पूरा मास नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस प्लेनेट के यहाँ पर आ गए तो आपको ये वाला मास पूरा अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, आप यहाँ पर आ गए, मतलब ये तो छोटा कर दे रहा हूँ, आप अगर यहां पर आ गए, यहां पर, तो आपको ये वाला मास सेंटर से लेना है, सेंटर से ये वाला मास आपको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब समझे? जितने डेप्थ में जाओगे स्फीयर क्या होगा? जो आपको खींच रहा है उतना क्या होगा? छोटा होता जाएगा।
जब आप यहाँ पर थे सरफेस पे तो स्पेयर क्या था, बड़ा वाला था। जब आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो गए, तो स्पेयर क्या होगा आपके, छोटा वाला। समझ गए भैया? तो ये ध्यान रखना। अब देखिए हम कहाँ पे थे, पहले सरफेस पे थे। कहाँ पे थे? सरफेस पे। यहाँ पर कितना हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? फॉर्मूला क्या है? जी कैपिटल जी मास। मास क्या था? वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। मैंने मान लिया अर्थ की डेंसिटी कितनी है, रो, तो वो मास के यहाँ पे मैं वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, और रेडियस क्या ले रहा हूँ, आर। जब आप जहां पर यहाँ पे, वहां पर रेडियस क्या होगी, अर्थ की आर होगी ना, ठीक है। तो जी, ये जी है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर, और डेंसिटी रो, ठीक है, आर क्यू, आर स्क्वायर। ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ का जी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल जी रो, और क्या होगा, आर भी तो आएगा ना, आर, आर लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन और आता है कि शो दैट दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। अगर कोई प्लैनेट ज्यादा डेंसिटी, अगर मान लीजिए अर्थ के बराबर का ही कोई प्लैनेट है, अर्थ किससे बनी है, सॉइल से बनी है, रॉक से बनी है, और अगर कोई दूसरा प्लैनेट है जो अर्थ के साइज का, लेकिन वो किससे बना है, मरकरी से बना है। किससे बना है? तो किसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी? बस हुआ, मरकरी बहुत भारी होता है। मरकरी क्या होता है, बहुत भारी होता है, मतलब उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको मरकरी पे ज्यादा ग्रेविटी महसूस होगी एज कम्पेयर टू, मरकरी वाले प्लैनेट पे ज्यादा ग्रेविटी महसूस होगी एज कम्पेयर टू सॉइल वाले पे, ठीक है। अगर बिल्कुल सेम ही कोई एयर का बना हुआ है तो एयर की डेंसिटी काफी कम होती है, ठीक है, उतना ही साइज है जितना अर्थ का साइज है, लेकिन ये किसका बना हुआ है, एयर का बना हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम मिलेगी। ऐसे कोई ऐसा प्लेनेट है जो केवल पानी का बना हुआ है, ठीक है, तो वहां पर आपको अर्थ से कम मिलेगा, क्योंकि पानी क्या होता है, रॉक से थोड़ा कम भारी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े, चलो। मत पूछ, तेरे से कोई तेरा कोई क्वेश्चन नहीं रहा। अब आते हैं डेरिवेशन पे, ठीक है भैया। तो जैसा कि हमें पता है भैया, आप ए पॉइंट पर खड़े थे, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी मास क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा क्या है, भाई क्यू मिट हो दिया मैंने, तो वो लिख दिया था। क्या था आपका, कहाँ बैठी मक्खी, वो वहां से तेरे को सिलेक्ट करूँ, अच्छा ये कर दिया उसने कांड। जी ए पर हमारा क्या था, 4/3 4 ए पाई जी रो आर, ये था। ये होगी पहली क्वेश्चन। अब आते हैं हम गहराई पर, डी डेप्थ पर आ गए, तो जो स्पेयर होगा उसकी रेडियस क्या होगी, आर माइनस डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बड़े वाले स्पेयर की रेडियस आर थी, लेकिन जब आप डेप्थ पे आ जाते हो, डी डेप्थ पे आते हो, तो जो जो नया छोटा वाला स्पेयर है उसकी रेडियस क्या होगी, आर माइनस डी तो रहेगी। तो ये क्या होगा, उसके लिए जी बी क्या होगा, उस पॉइंट पर बी पे आया ना, 4/3 सब कुछ सेम ही रहेगा, पाई जी रो भी सेम ही रहेगा। ये क्या होगा, आर माइनस टी हो जाएगा। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों को डिवाइड कीजिए, ये 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 कट गया। तो जी ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, जी के बराबर होती है। क्या होती है, यहाँ पर जी लिखो, यहाँ पर क्या लिखो, जी बी लिखो, और ये क्या होगा आपका आर। अभी मुंह पे ऐसा रैप्टा मारूंगा ना सुअर के, ऐसा भिन्नाता हो जाएगा कुत्ते की तरह, ठीक है, ठीक है। तो अपने को बी पॉइंट पर निकालना है, तो जी बी इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, जी आर माइनस डी अपॉन में क्या होगा, आर। तो जी बी इक्वल्स में क्या हो जाएगा, जी आर अपॉन में आर क्या होगा, डी अपॉन में आर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका डेप्थ पे जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। डेरिवेशन आती है, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आसान है वैसे तो, है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने केसेस भी करा रखे हैं, देखो, और न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं, ठीक है, ये लिखवा रखा है मैंने, ठीक है। ये डेरिवेशन यहाँ पे फिनिश होगी। मैंने कहा अगर मैं इतने डेप्थ पे आ जाऊं तो क्या होगा, 3200 डेप्थ पे, इसकी रेडियस क्या है, 6400, क्या है, लेकिन आप 3200 डेप्थ पे आ गए तो क्या होगा, ग्रेविटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाफ। 6400 पे ही आ जाओ तो वहां पे जाओगे, अर्थ के सेंटर पे चले जाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, वेटलेसनेस का एहसास होगा आपको, ऐसा लगेगा आपका कोई वेट ही नहीं। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन जी भी आता है कई बार, क्या आता है आपके, जो कितना परसेंट चेंज हुआ जी में, तो भैया चेंज कैसे निकालते हो, तो चेंज इन जी अपॉन में ओरिजिनल गुणे में 100,
ये होता है परसेंटेज चेंज। क्या निकालते हैं? किसी के अंदर भी चेंज निकालना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा वजन क्या था, 20 किलो था, नहीं 20 किलो नहीं, 70 किलो था। एक महीने बाद रनिंग करने के बाद क्या हुआ, 60 किलो हो गया। तो चेंज कितना आया, 10। पहले कितना था, 70, गुणे में 100। ये मेरा मेरे वजन के अंदर चेंज आया, ठीक है। ऐसे ही जी के अंदर जो चेंज आएगा तो क्या होगा, जी बी पॉइंट की जी, ए पॉइंट का जी अपॉन में ए पॉइंट। पहले कहाँ पे थे आप, ए पॉइंट पर थे ना, ठीक है। और ये गुणे में 100, तो बी पॉइंट का जी कितना रखा है, तो यह रखा है 1 भी तो आएगा इधर। हाँ ठीक है, माइनस जी, ठीक है। सॉल्व कर लोगे आपका ये आएगा माइनस, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, जी कम होगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, जी आपका लगातार कम होता जाएगा। हो गया भाई, आगे बढ़े। चलो, उसके बाद भैया क्वेश्चन में करा रखा है वेरिएशन ड्यू टू हाइट। हाइट के साथ क्या वेरिएशन होती है, तो भैया हाइट के साथ आप बता दूं, मास में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप अर्थ के सरफेस पे हो तभी भी आप अर्थ का मास ही लोगे, आप एच हाइट पे चले जाओगे तभी भी अर्थ का मास लोगे, क्योंकि एटमोस्फेयर का मास जो भी एडअप होता है ना, वो अर्थ के मुकाबले कुछ भी नहीं होता। अर्थ का मास जो होता है अर्थ के एटमोस्फेयर से पता नहीं कितने टाइम ज्यादा, तो इसलिए अर्थ का मास के में जब मैं ऐड करूंगा ना एटमोस्फेयर का मास, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हम मास वही लेते हैं। अगर आप ए पॉइंट पर हो, ए पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का जी क्या हुआ, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। इस पॉइंट का क्या हुआ, तो वही जी एम अपॉन में कितनी दूरी पर आ गए, एच पे आर, तो कितनी दूरी होगी, डिवाइड कीजिए, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो बी पॉइंट का जी जो किया था, ए पॉइंट का जी जो था, उल्टा हो जाएगा ना डिवाइड करके, तो जीएम से जीएम कैंसिल होगा, आपका ये आ गया। उसके बाद भैया मैंने क्या किया, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जी बी अपॉन में जी ए इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या हुआ, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो आर स्क्वायर और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लो, तो यहाँ पर आर है तो एक बचा, लेकिन यहाँ पर आर नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ, एच अपॉन में आर हो गया, तो होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले आओ तो क्या हुआ, जी बी अपॉन में जी ए, ऊपर ले आओ क्या होगा, इसकी पावर क्या होगी, -2 हो जाएगी, तो 1 प्लस एच अपॉन में आर की पावर -2 हो गया, ठीक है। अब इसको एक बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम होता है, उसके हिसाब से जो पावर है एज इट इज क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये जाएगा 1 -2h अपॉन में आर, दैट इज द, ये बी ए पॉइंट की ग्रेविटी क्या थी, जी बराबर है 1 -2h अपॉन में आर। और ये बी पॉइंट का जी क्या आ जाएगा, जी 1 -2h अपॉन में आर, ये आ गया बी पॉइंट का। परसेंटेज चीज वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया, आपको बताना है भैया कितनी गहराई और कितनी ऊंचाई पे जाओगे आपका जी क्या हो जाए, बराबर आ जाए। तो गहराई के लिए कौन से लोगे, डेप्थ, और ये तो आपको पता है डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन में आर। और हाइट पे क्या होता है, ये होता है जी से जी कैंसिल, यानी क्या हुआ, डी इक्वल्स में 2h। मतलब समझे, आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओ और 2 किलोमीटर नीचे जाओ, दोनों पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिलेगी। हाइट क्या होगी 1 किलोमीटर, तो डेप्थ क्या होगी 2 किलोमीटर, हाइट क्या होगी 2 किलोमीटर, तो डेप्थ क्या होगी, समझ गया। वेरिएशन इन डेप्थ, क्या हुआ, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कह रहा भैया, कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून सरफेस कितनी इतनी है, ठीक है। ऑफ द रेडियस कितना भी है मून का, 1.74 इंटू 10⁻⁶। कैलकुलेट द मास ऑफ द मून, तो भैया आपको सीधा फॉर्मूला रखना, जी इक्वल्स टू में जी एम मास ऑफ मून आएगा यहाँ पे, क्योंकि मून की ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे रेडियस ऑफ क्या होगा, मून आएगा। मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, जी आपको दे रखा है, ये दे रखा है, आपको मास निकाल लोगे, खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ 2% बढ़ा दूं, क्या करूं, श्रिंक कर दिया जाए 2%, और मास क्या रिमेन कांस्टेंट, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, कितने परसेंट चेंज होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये देखिए, इसके लिए तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला क्या है, जी इक्वल्स टू में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा आपको क्या क्या चेंज हो रहा है, एक तो रेडियस चेंज हो रही है, दूसरा दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है, यानी ये दोनों क्या वेरिएबल है, बाकी सब चीजें क्या कांस्टेंट।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी अपॉन में जी। और ये एरर अगर पढ़ा रखा था, एरर पता नहीं आपको पढ़ा ही नहीं पढ़ा होगा आपने एरर, छोड़ो, ठीक है। तो एरर तो है भी नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये लिखोगे आप, ये लिखोगे -2 डेल्टा आर अपॉन में आर, ये हो गया, ठीक है। अब लिखा कैसे गया, चलो ये भी देख लो। चेंज किसके अंदर आता है, जो वेरिएबल होता है, क्या होता है, तो इसको जी लिख दीजिए, जी एम, और आर की पावर क्या हो गया, -2, क्या आ गया, नीचे था ना आर, तो ऊपर जाएगा तो -2 जाएगा। चेंज किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर, इसके अंदर चेंज नहीं है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। माइनस आर के अंदर चेंज आ रहा है, डेल्टा आर अपॉन में आर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा जी अपॉन में जी गुणे में 100, ये क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन जी, माइनस ये क्या हुआ, डेल्टा आर अपॉन में आर गुणे में 100, ये परसेंटेज चेंज इन आर। तो आपने कितने परसेंट चेंज किया, क्या, हाँ हाँ वो चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो -2, -2। तो अब देखिए रेडियस के अंदर कितने परसेंट का चेंज है, 2% का, कितना है, तो एक्सेल यहाँ पे लिख दीजिए -2, और ये क्या 2%, तो कितना आएगा, ये माइनस लगा देना यहाँ पे, क्योंकि रेडियस कम हुई है, रेडियस अगर बढ़ती तो क्या होता, प्लस आता, कम हुई है इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, +4%, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, 4% से बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि भैया एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूस क्या है, 36% फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब आप कितनी हाइट पर जाओ कि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाए, 36% हो जाए, रिड्यूस हो जाए, क्या हो जाए, बचेगी कितना, 64%, क्या बचेगी। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जी बी इक्वल्स में जी 1 - 2h अपॉन में आर। आप कितनी बटी 36% कम है तो बची कितनी है, 64, 64 किसकी, ये क्या है, जी का 64% रिमेंड है, जी 1 - 2h अपॉन में आर। सॉल्व कर, जी से जी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लेना, आपका एच आ जाएगा, खत्म, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द हाइट, क्या है, डिक्रीज इन द वेट। और एक बात बता दूं आपको, नोट कर लेना इस चीज को, कि जितना हाई वेट के अंदर चेंज आता है, उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर भी क्या होता है, चेंज आता है। तो जब भी आपको परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन वेट बोलेगा ना, तो आप वेट है वो, हाइट वो लिख रहा, हाइट जैसा लग रहा है लेकिन है वेट, ठीक है, हाइट तो ही नहीं, हाइट तो होनी चाहिए उसका, ठीक है, वेट है, ठीक है, समझ गया। तो भैया ये पूछ रहा है कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर वेट के अंदर कितना चेंज आएगा, तो वेट के अंदर उतना ही चेंज आता है जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी अपॉन में जी गुणे में 100, आप हाइट पे आ रहे ना, डेप्थ पे हाइट पे आ रहे ना, तो ये हो जाएगा आपका, क्या आएगा, जी माइनस जी 1 - 2h अपॉन में आर गुणे में क्या होगा 100, सॉल्व कर लीजिए, देखिए फाइनल इनिशियल गुणे में 100, ठीक है, ऐसा सॉल्व कर लोगे तो ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे देख लो ना, कॉमन ले लो, जी आगे कॉमन, ये 1 यहां से -1, ये क्या होगा +2h अपॉन में आर गुणे में क्या हुआ 100, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आएगा जी, और ये क्या हुआ 2h अपॉन में आर गुणे में, यहां से निकला, ठीक है। देख लेना, सॉल्व कर रखा क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आराम से, अब न्यूमेरिकल है, ठीक है। अभी आप लोग जाइए, ठीक है, थक ही गया हूं मैं, चलो टाटा बाय बाय, जय जय।